स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है पंक्चुएशन या पंक्चुएशन मार्क भी कहीं कहीं कहते हैं। तो यह इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे हिंदी व्याकरण में, इसको समझते हैं पहले। तो जब हम कभी किसी बात को कह कर समझाते हैं तो बीच बीच में समझाने के समय हम रुकते हैं, तो रुक रुक करके बोलते हैं या वैसे जगह पर विशेष दबाव दे करके बोलते हैं जिस बात को तरीके से समझाना होता है। तो वो तो बोलचाल की बात थी, लेकिन जब भाषा को लिखते समय अगर हम लोग इस बात की को ध्यान में नहीं रखें कि कहीं पर हमें रुकना भी है, कहीं पर हमें बात पर विशेष दबाव देना है या उस पर ज़्यादा जोर दे करके समझाना है, तो ऐसे स्थिति में वह भाषा जो है हमारे समझ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग लिखते समय रुकने वाले स्थान पर विशेष चिन्हों का अगर प्रयोग करते हैं तो वही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए परिभाषा में समझते हैं। भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं और लगभग दोनों एक ही प्रकार के उदाहरण हैं। देखो कौमा है, मत सुनो। इसका अर्थ हुआ देखो, रुक गए जरा सा, मत सुनो, यानी देखना है, सुनना नहीं है। लेकिन दूसरे दूसरे पंक्ति में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है देखो मत, देखो मत, फिर कौमा लगा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा रुकना है, सुनो। इसका अर्थ हुआ देखो मत, मत देखो, नहीं देखना है और सिर्फ सुनना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्दों का वही समूह है, लेकिन व्यवस्था अलग है, उच्चारण अलग है और अर्थ अलग है। और यह संभव हुआ है सिर्फ इन विराम चिन्हों के कारण। तो आइए इन विराम चिन्हों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं और देखते हैं किस विराम चिन्ह को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कुछ प्रमुख विराम चिन्ह के विषय में यहाँ पर बताया गया है आप लोगों के समक्ष। जैसे है विराम चिन्ह में सबसे पहले ये अल्प विराम है। अल्प विराम जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं, ये इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर है अर्ध विराम, ये अर्ध विराम इस तरह से लगाया जाता है। इधर भी देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है 6699 के जैसा। अच्छा, पूर्ण विराम जो कि आप लोग जानते ही हैं, एक सीधा लाइन लकीर खींचते हैं। कोष्ठक इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट होते हैं, इधर से इधर से। इस प्रकार से प्रश्न सूचक, विवरण, इस प्रकार से विवरण का चिन्ह है। उसी प्रकार से विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग ये गोल जैसा बना के, केवल गोल ही बनाना है, अंदर रंगना नहीं है। हंस पद या त्रुटि सुधारक पद जो होता है, हंस पद कहते हैं इसे, इस तरह से लगाया जाता है। एक और इसका संकेत है इस प्रकार से, इस तरह से भी लगाया जाता है। चलिए, अवतारक चिन्ह, ये इस तरह का अवतारक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये दोबारा आ गया, पूर्व में भी बताया जा चुका है। चलिए, तो इन्हीं चिन्हों के विषय में हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं कि किन चिन्हों का कैसे और कब प्रयोग किया जाना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्प विराम की। अल्प विराम जिसे हम लोग कॉमा कहते हैं, तो बहुत थोड़े समय के लिए रुकने वाले स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए रुका जाए, वैसे जगहों पर हम लोग अल्प विराम के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सुधीर कौमा, श्याम कौमा, सूरज और रमेश मैच देखने गए। तो जितने स्थानों पर हम लोग रुक रुक के बोले वहाँ कौमा कौमा बोले, वहाँ कौमा लगाना भी है। बोलते वक्त तो कौमा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन वहाँ रुका जाता है। चलिए, दूसरे उदाहरण में, बिल्ली चूहे के पीछे भागी परंतु पकड़ न सकी। बिल्ली चूहे के पीछे भागी परंतु पकड़ न सकी, यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा।
तो इस प्रकार से अल्पविराम का ये प्रयोग था। अब अर्धविराम की बात करते हैं। अर्धविराम के चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है? ये अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेमी कोलन। तो पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकने का, जहाँ पर रुकने का बोध हो, वैसी जगह पर जो चिन्ह प्रयोग हो वो अर्धविराम का चिन्ह होता है। जैसे देखते हैं, रात बीती, ये लग गया सेमीकोलन, फिर सुबह हुआ। तो रात बीती और सुबह होने के बीच में समय लगा, इसलिए थोड़े देर के लिए रुका जाता है यहाँ पर। लेकिन ये रुकने की जो अवधि है अल्प विराम से अधिक होगी और पूर्ण विराम से कम। दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है, सुबह हुई, चंद्रमा जाने कहाँ लुप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप अर्धविराम के भी विषय में सीख गए। पूर्ण विराम के विषय में भी बताया गया है यहाँ पर। तो पूर्ण विराम के को अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। अंग्रेजी में फुल स्टॉप का अलग निशान है, यहाँ पर तो हम लोग केवल एक सीधा लाइन खींचते हैं। तो वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त, मतलब पूर्ण विराम लगा कर रोक देना है। जैसे राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, ये वाक्य समाप्त हो गया। वाक्य की समाप्ति के बाद यह पूर्ण विराम। आज मंत्री जी का दौरा है, ये भी वाक्य समाप्त, ये लगा पूर्ण विराम। इस तरह से वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। तो पूर्ण विराम के बाद हम लोग बात करेंगे, नंबर 4 पर है उपविराम। उपविराम का एक और नाम है अपूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में कोलोन बोलते हैं। इसका संकेत इस प्रकार से है, कोलोन। इसका प्रयोग प्रायः शीर्षकों में किया जाता है। शीर्षक का मतलब हेडिंग। जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ये शीर्षक हो गया, फिर ये कोलोन का निशान लग गया, उपविराम या अपूर्ण विराम। निदान और उपचार, स्वास्थ्य, निदान और उपचार। दूसरे नंबर में देखिए श्री रामचरितमानस, ये निशान लग गया, अपूर्ण विराम। एक अध्ययन। तो ऐसे स्थानों पर उपविराम या अपूर्ण विराम का निशान लगाया जाता है। 5वें नंबर पर है प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन में हम लोग जानते हैं कि प्रश्न के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाए उसके लास्ट में, अंतिम में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण में है तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। उसी प्रकार से मोहन कब जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब ये सब प्रश्न किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। आगे है नंबर 6 पर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को बोलते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का प्रयोग कब होता है लाघव चिन्ह का, देखेंगे। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी शब्द को संक्षेप में लिखा जाए तो वैसी स्थिति में हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे डॉक्टर लिखने का ये शॉर्ट तरीका है, संक्षिप्त तरीका है। इस प्रकार से ये डॉक्टर के लिए होगा। उसी तरह से ये प में 0 लगा करके, अनुस्वार लगा के, ये पंडित के लिए हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। 7वें नंबर पर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ होता है? तो दूसरे के कथन को, यानी किसी के कहे गए कथन को जैसे का तैसा, यानी ज्यों का त्यों, हूबहू उनके मूल रूप में लिखने को के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसके मूल रूप में, किसी कहे गए बातों को मूल रूप में लिखने के लिए हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अध्यापक ने कहा, ये लगा कोमा, ये लगा उद्धरण चिन्ह। हम आज हिंदी पढ़ाएंगे। तो अध्यापक के कथन को ज्यों का त्यों यहाँ पर बताया गया है, और इसे बताने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से 8वें नंबर पर आते हैं, तो यह है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम लोग डैश कहते हैं अंग्रेजी में। तो किसी बात का उदाहरण देने से पूर्व या कथन का उल्लेख करने से पूर्व, यानी उदाहरण देने से पहले या किसी बात का उल्लेख करने से पहले जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। देखिए उदाहरण समझते हैं। जैसे वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, डैश दिए, यही डैश, यही उदाहरण चिन्ह है, माफ़ करेंगे, यही डैश जो है निर्देशक चिन्ह है।
तो इसी डैश का प्रयोग किया गया और लिखा गया इधर शुद्ध और अशुद्ध, यानी वाक्य के प्रकार के विषय में बताया जा रहा था, शुद्ध और अशुद्ध। इस तरह से दो प्रकार बताए गए। आगे है आगे है 9वें नंबर पर कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का अंग्रेजी में कहा जाता है इसे ब्रैकेट। तो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, सप्तपुरियों में एक मायापुरी भी है। अब मायापुरी का मतलब पता नहीं है, तो उसे ही ब्रैकेट में यहाँ डाल के लिखा गया हरिद्वार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलन एंड डैश। तो यही कॉलन एंड डैश का निशान है। ये कॉलन हो गया और ये डैश। मैं बार बार इसका प्रयोग करता हूँ, विभिन्न स्थानों पर मैं करता आया हूँ। यही कॉलन एंड डैश है। अब देख लेते हैं किस लिए किया जाता है। तो किसी बात का विवरण देने के लिए, यानी डिटेल्स लिखने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर जितने भी चीज़ों का डिटेल्स लिखा हूँ, मैं इन चिन्हों का प्रयोग करते आया हूँ। तो जैसे उदाहरण है विवरण चिन्ह। अगर आपको विवरण चिन्ह की परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में डिटेल्स लिखना है, इस प्रकार से आप लिख करके ये कॉलन लगाएंगे, डैश लगाएंगे। योजक चिन्ह के बारे में लिखना है, योजक चिन्ह कॉलन डैश, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको लिखना है तो इस तरह से कॉलन लगा के डैश लगा के आप उसका डिटेल्स लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका, ये विराम चिन्ह है। अभी नंबर 11 पर आते हैं योजक चिन्ह, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफन अंग्रेजी में। यहाँ पर बताया गया इसकी परिभाषा है, समस्त पदों में एक दूसरे के पूरक दो शब्दों के मध्य लगाए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। यानी कि दो एक समान पद, एक टक्कर के पद जहाँ हों, उनके बीच में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ, योजक चिन्ह का शाब्दिक अर्थ और होता है। तो जैसे भाई डैश बहन, मतलब भाई और बहन। माता डैश पिता, माता और पिता। दिन डैश रात, दिन और रात। ये दोनों समान शब्द हैं, मतलब एक जैसे, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, यानी एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो इसके बाद हम लोग 12वें नंबर पर देखेंगे। 12वें नंबर पर जो विराम चिन्ह है उसका नाम है हंसपद। हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। इसका दो नाम है, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। इसके दो प्रकार से इसे आकृति भी बताई गई है, एक इस तरह की और दूसरा इस प्रकार की। दोनों का एक समान कार्य है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क ऑफ लेफ्ट वर्ड, यानी छूटे हुए शब्दों को लिखने के लिए इस तरह के निशान दिए जाते हैं। चलिए, तो वाक्य में छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिखने के लिए हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जीवन में ऊंचे नीचे, यहाँ पर छूट गया था, मिलते रहते हैं। तो छूटे हुए स्थान पर इस तरह का निशान लगाते हैं, ऊपर लिख दिए। या फिर अगर इस तरह के निशान लगाते हैं यहाँ पर, तो ऊपर भी लिख सकते हैं या बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस हंसपद का प्रयोग किया जाता है, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह का। अब हम लोग बात करेंगे 13वें नंबर पर है अवतारक। अवतारक चिन्ह जो है, जिसको अंग्रेजी में डिट्टो बोलते हैं। आइए इसका प्रयोग जानते हैं। तो ऊपर की पंक्ति में लिखे हुए शब्दों को जब नीचे की पंक्ति में भी लिखना हो तो शब्द न लिख करके अवतारक चिन्ह, यानी इस चिन्ह का, डिट्टो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे जानते हैं। ऊपर की चीज़ों को, जैसे मान लीजिए यहाँ श्रीमान राकेश शर्मा लिखा हुआ है, अब फिर यहाँ पर हम श्रीमान विपिन कुमार लिखना है, फिर यहाँ पर श्रीमान रितेश सिंह लिखना है, तो बार बार श्रीमान नहीं लिख करके ये डिट्टो का निशान लगा देने से काम अपना चलेगा। तो इस तरह से इसे अवतारक चिन्ह कहते हैं। उम्मीद है आप अवतारक चिन्ह सीख गए होंगे। अब है 14वें नंबर पर, जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह के विषय में भी मैं बता देता हूँ कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसका प्रयोग कब होता है, तो विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, घृणा, ऐसे भावों को दर्शाने वाले शब्द, जो इस तरह के भावों को जो दर्शाते हैं शब्द, उन शब्दों के अंत में लगने वाले चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। यानी इसका निशान इस प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, शाबाश, तुम मुकाबला जीत गए। तो शाबाश यही आपका विस्मयादि बोधक शब्द हुआ और इसका ये निशान चिन्ह। ठीक है,
और इसी प्रकार से अरे यह घायल कैसे हो गया, यहाँ पर आश्चर्य का भाव है, इसलिए यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ शाबाश और अरे लगाया गया। तो उम्मीद है आप विराम चिन्ह के विषय में अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से विस्तार से सीख गए हैं। अगर आप सीख गए हैं तो यह गृह कार्य आप अवश्य कीजिएगा। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखने, आपको नाम लिखने हैं, क्या है, किसका चिन्ह है। उसी प्रकार से ये देख लीजिए, ये चिन्ह किसका है, फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर क्या चिन्ह है, ये क्या चिन्ह कहते हैं, इसका क्या नाम है, ये सारे चीज़ों को आपको लिख करके आपको गृह कार्य दिखाने हैं। तो मिलते हैं अब आगे की वीडियो में किसी अन्य विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।